मैं मित्रों, ये अम्बरीश भाई, रेखा जी और भाई राजेश जी, इन सारे मित्रों और नंदकिशोर भाई के बाद कहने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा हुआ। केवल 4-5 बातें हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं, मैं वो आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मित्रों, हम सब जानते हैं कि ये जो कागज है हमारे पास, इसमें एडवोकेसी एज सच करने का अब मौका नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि इसमें हम कोई सलाह देंगे, राय देंगे, तो उसका मौका नहीं, वो मौका खत्म हो गया। अम्बरीश भाई अच्छी तरह जानते हैं कि कस्तूरी रंजन जी की रपट के बाद देश भर से जितनी क्रिटिसाइज और क्रिटिक और सुझाव भेजे गए, वो उसमें से मुझे लगता है कि 5% भी इस नई पॉलिसी में शामिल नहीं किए गए। और ये नई पॉलिसी बिना किसी न तो राज्यसभा में न तो लोकसभा में कहीं भी इस पर डिस्कशन किए बिना ये पास की गई है। और जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन 3 से 12 तक करने की बात है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 से 14 तक का फंडामेंटल राइट तो है ही है हमारे पास। हम ये भूल जाते हैं कि फंडामेंटल जस्टिसिएबल राइट के बारे में कानून ये कहता है कि राज्य इसको जैसे चाहेगा वैसे लागू करेगा। उसके बाद ये पॉलिसी लागू होने के बाद केंद्र में अभी कानून बनेगा। इस पर जब केंद्र में कानून बनेगा तो वो कानून लॉ कमीशन के पास जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। उसके बाद इसका गजट नोटिफिकेशन होगा। गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्यों को भेजा जाएगा कि समवर्ती सूची का विषय है, राज्य इसका कानून बना ले। राज्य में वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, राज्य भी जो है इसका स्टेट रूल बनाएंगे और स्टेट के भी लॉ कमीशन में हो जाएगा। उसके बाद स्टेट का गजट नोटिफिकेशन होगा। इस सारी प्रक्रिया में कम से कम मेरे अपने तजुर्बे के हिसाब से 3 साल से कम नहीं लगेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक पूरा होना था, उसके 5 साल ऑलरेडी निकल चुके और 3-4 साल इसमें निकल जाएंगे अभी, और इसके बाद तब ये लागू होगा। और अगर ये लागू हो गया तो मेरी 4-5 चिंताएं हैं, मैं आपको साझा कर देना चाहता हूँ। एक तो इसमें कहा गया है कि ठीक है, अच्छी बात है, आप स्कूल कॉम्प्लेक्स चलाएंगे और बच्चों को 5+3+3+4 के इसमें कुरिकुलम में रखेंगे, अच्छी बात है। इसमें जो है बरसों की लड़ाई के बाद ये बात सरकार ने माना था कि नो डिटेंशन पॉलिसी होगी, यानी बच्चों का 8वीं के पहले इम्तिहान नहीं होगा। ये पॉलिसी दोबारा कह रही है कि नहीं, दर्जा 3 में और 5 में 8 में इम्तिहान होंगे। एक तरफ ये पॉलिसी कह रही है कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन होगा, उस तरफ दूसरी तरफ जो है दर्जा 3-5 में इम्तिहान आप ले रहे हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इसमें चॉइसेज होंगे बच्चों को। मुझे आप बता दीजिए कि जो है 12 साल के बच्चे को चॉइस अगर आप दे दीजिए, 12 साल की बच्ची से पूछिए तुम्हारी शादी करा दिया जाए, वो कहेगी हाँ करा दीजिए। उसको पता नहीं कि हाँ मैं जो राय दे रही हूँ इसका क्या मतलब। उससे आप पूछिएगा कि तुम गणित पढ़ना चाहोगे या कारपेंटर बनना चाहोगे, तो गणित से छुटकारा पाने के लिए कहेगा हम कारपेंटर बनना चाहते हैं। और वास्तव में यदि पॉलिसी को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चॉइस भी बच्चों का नहीं है, क्योंकि ये क्या क्या चॉइस बच्चे कर सकते हैं इसके लिए राज्य में कमेटी होगी, और राज्य जिन विषयों का चॉइस देगी उन्हीं विषयों में से बच्चे चॉइस कर पाएंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि दर्जा 6 से बच्चों को हम ये चॉइस देंगे कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो, कौन सा वोकेशन करना चाहते हो, और वो वोकेशन पर पढ़ के तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा जीवन का क्या उद्देश्य है, वो तुम्हारे इस पढ़ाई से साबित होगा। और इसी आधार पर बच्चे का और बच्चे के अध्यापक का जो
कॉम्प्लेक्स का अध्यापक होगा, उसका भी असेसमेंट इसी आधार पर होगा और बच्चे के आदि आधार पर होगा। मित्रों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैकस डेलॉर, हम सब लोगों ने जो एजुकेशन में काम करते हैं सुना होगा, हम सब लोगों ने नाम जसपाल जी का नाम सुना होगा और जैकस डेलॉर का भी नाम सुना होगा। इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन जो यूनेस्को का था, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, यही एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए। कस्तूरी रंजन जी की रपट ने जो है उसी को एडॉप्ट किया था, लेकिन इस पॉलिसी ने उसको एकदम उलट के कह दिया कि नहीं, हमारा एजुकेशन 21st सेंचुरी के लिए बच्चे को स्किल देना है, तो ये बच्चे को सिर्फ एक चीप सस्ता मजदूर बनाने वाली पॉलिसी है। अगली जो बात मैं कहना चाहता हूं, दर्जा 9 और 10 से बच्चे के पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होंगे। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन का मतलब कि दर्जा 10 के बाद बच्चा जब चाहे पढ़ाई छोड़ करके और कालीन बुनना सीख सकता है, उसके बाद जो है वो कारपेंटरी सीख सकता है, लोहारगिरी सीख सकता है और वो चीज सीख सकता है जिसकी आसपास में कोई दुकान हो जहां वो इंटर्नशिप सीख सकता हो। अगर वो कहे कि हम जो है कोई कंप्यूटर चिप बनाना सीखना चाहते हैं और आसपास में उसकी कोई दुकान नहीं है, तो वो नहीं सीख सकते। अब इसके बाद जो 2-3 बातें और हैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पॉलिसी में कहा गया कि हायर एजुकेशन में, पहली जो कस्तूरी रंगन जी की जो रपट थी उसमें कहा कि जो है हायर एजुकेशन में एक सेंटर में जो है नेशनल आयोग होगा और राज्य में भी होगा। इस पॉलिसी ने क्या किया कि राज्य के आयोगों को खत्म करके सारा अधिकार अपने पास रख लिया। यानी शिक्षा जो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका है, तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है कि राज्य के अधिकार को खत्म करके ये सारे अधिकार अपने पास रखें। तीसरी बात कि इसमें जितनी बॉडी उन्होंने बनाया है, जनरल एजुकेशन काउंसिल, ग्रांट कमेटी और एक्रेडिटेशन कमेटी, ये सारे इंडिपेंडेंट बॉडी है। साथियों, इस बात को समझिए, इसमें सारे प्राइवेट फर्में होंगी, प्राइवेट कंपनियां होंगी और प्राइवेट जो शिक्षा में पैसा लगाने वाले होंगे वो लोग होंगे। इसमें आप नहीं होंगे, कोई एनजीओ इसमें नहीं होगा। तो इसमें उस जैसे चाहेंगे वैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज को चलाएंगे। अगली बात जो मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है, उन्होंने हमारे देश के जो आईआईटी हैं, आईआईएम है या हायर एजुकेशन के जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इसमें किया है। क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हमारे जितने आईआईटी, आईआईएम और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, इन सब को मल्टी डिसिप्लिनरी बनना पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी बनने का मतलब कि जो लड़का एरोनॉटिक्स पढ़ रहा है एमटेक में, 2 साल एमटेक में एरोनॉटिक पढ़ लिया, तीसरे साल में अगर वो म्यूजिक पढ़ना चाहे तो आईआईटी को पढ़ाना पड़ेगा और चौथे साल में वो यदि भारत का इतिहास पढ़ना चाहे तो आईआईटी को पढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसे हालत में तो हमारे आईआईटी का जो स्पेशलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा। न वो इतिहास पढ़ा पाएगा, न तो एरोनॉटिक्स पढ़ा पाएगा। और ये बच्चा जो 2 साल एरोनॉटिक पढ़ेगा और तीसरे साल इतिहास पढ़ेगा, ये पढ़ के बाहर निकलेगा तो इसको नौकरी कौन देगा, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो ये बहुत, और आईआईटी की जो गुणवत्ता है, जो स्पेशलाइजेशन है, वो खत्म हो जाएगी। अगली बात जो मैं आपको कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि इसमें जो नई पॉलिसी आई है, इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल का कहीं नाम ही नहीं। अगर आपको कोई शिक्षा नहीं मिल रही है और कोई स्कूल विद्यालय आपके साथ बदमाशी कर रहा है या फीस ज्यादा ले रहा है, उसको लेके आप कहाँ जाएंगे? इसके लिए कोई प्राविधान ही नहीं है। इसमें एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर का कहीं जिक्र ही नहीं। इसके पहले की पॉलिसी में कहा गया था कि साहब प्राइवेट स्कूलों को अभी पब्लिक स्कूल नहीं बोला जाएगा। यह पॉलिसी ने वो प्राविधान हटा दिया है।
पहले की पॉलिसी में जो है इन बॉडीज का जो रोल था उस रोल को कंप्लीटली खत्म कर दिया। और दूसरी बात है कि जो है इसमें कहा गया है कि स्कूल कॉम्प्लेक्सेज जो होंगे उस कॉम्प्लेक्सेज में टीचर का अपॉइंटमेंट होगा। ये बहुत बड़ा खतरनाक है। यहाँ शिक्षक साथी नहीं है आज के वेबिनार में, लेकिन हमारे सारे शिक्षक साथियों ने इस पर बहुत विरोध जताया है कि टीचर का कैडर जो है स्टेट कैडर होता है, यानी उसका नौकरी स्टेट लेवल की होती है। अब ये कैंपस के लिए चुनाव होगा तो इसका मतलब कैंपस में अपॉइंट होगा और कैंपस में ही उसका अप्रेजल होगा, उसको तरक्की मिलेगी कि नहीं, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, ये कैंपस के असेसमेंट से तय होगा कि बच्चा बढ़ईगिरी सीखा कि नहीं सीखा। और रोट लर्निंग जिसको खत्म करने की बात कस्तूरी रंजन साहब ने कहा था, वो इसमें रोट लर्निंग है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बच्चे का 3 और 5 में जो है हम इम्तहान लेंगे, तो इम्तहान अपने आप में एक रोट लर्निंग। आगे उन्होंने कहा कि साहब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी जो हायर एजुकेशन में जाने के पहले बच्चे का परीक्षा लेगी। अरे तुम जो है इतनी परीक्षाएं 3 में, 5 में, 8 में ले रहे हो, 9वीं 10वीं में ले रहे हो, 11वीं 12वीं में ले रहे हो। ये परीक्षाएं लेने के बाद फिर एनटीए में उसको फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि उसको कोचिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी है वो हर हालत में वो सरकार के अपने जो जितने अभी तक बॉडीज हैं उनको साइड लाइन करके और सभी प्राइवेट बॉडीज को जो है इसमें प्रमोट करने, सब जगह इंडिपेंडेंट कहा गया है और बाकी जगह पर कहा गया है कि साहब इसमें फिलंथ्रॉपिक होंगे। सभी जितने भी बड़े हाउसेज हैं वो अपने जो है CSR की एक कंपनी बनाते हैं, एक NGO बनाते हैं, उसको फिलंथ्रॉपिक कहते हैं, उनको प्रमोट करने की बात चाहिए। समय खत्म हो गया। आखिरी बात जो आपको कहना चाहता हूं कि इस साल के बजट में जो मैं बार बार कहता हूं, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है और अब हम पैसे मंगाएंगे ECB से, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से और FDI से। मित्रों, इस बात का ध्यान रखें कि FDI में भारत में कोई पैसा लगाना इसलिए नहीं चाहता कि एजुकेशन में प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो इसके लिए इस कानून को बदलने के लिए और इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की व्यवस्था इस पॉलिसी में की गई है कि जो ग्रांट बॉडी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, उसको आप जो है छेड़ नहीं सकते और वो फॉर प्रॉफिट भी यदि पैसा ले आएगी, इन्वेस्ट करेगी तो वो उनका अधिकार होगा। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। और मित्रों, मैं आपसे आखिर में बात कहना चाहता हूं कि अभी हाउस चलेगा और विपक्ष के जो MP हैं उनसे हम सब लोगों को संपर्क करना चाहिए कि ये एक बहुत ही गैर कानूनी और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है, इसका विरोध होना चाहिए और इसका कानून बनने के पहले हाउस में डिबेट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब लोगों ने सुना और बहुत अच्छी तरह से जो है बहस हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई संजीव जी को और अमरीश भाई को, रेखा जी को, नंद किशोर भाई को, विनोद जी को, खालिद भाई चले गए शायद, उन सब को और राजेश जी को और अपने सभी साथियों को। बहुत अच्छी बात हुई और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।